नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सांसद की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई संपन्न। कार्यों को पेंडिंग न रखा जाए, समय पर लोगों को मिले योजनाओं का लाभ। फिर खून से रंगा नेशनल हाईवे, महिला की मौत, दर्जनों घायल। मेरी होली मेरे घर, कोरोना में सुरक्षित होली खेलने की जिला कलेक्टर ने की अपील। समाचार अब विस्तार से। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद श्री जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की दिशा समिति की बैठक में सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्र कर रहे थे। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों, पेयजल योजनाओं के संचालन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्यों की पूर्ति तथा राजस्व नक्शों के डिजिटलीकरण के संबंध में चर्चा करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कलेक्टर से कहा कि कार्यों को पेंडिंग न रखा जाए, जिससे यथासंभव समय पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री फसल बीमा तथा किसान सम्मान निधि योजना, कोविड टीकाकरण जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। जिले के प्रमुख मार्गों में दुर्घटना के ब्लैक पॉइंट का निर्धारण तथा कुपोषण से मुक्ति के प्रयासों की बात करते हुए सांसद ने कहा कि हर उस बच्चे को चिन्हित करें जो कुपोषित समझ में आ रहा है। ऐसे में तत्काल उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में हवा उगल रहे हैंडपंपों को शीघ्र सुधरवाने की निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की प्रगति की अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे, जिससे सभी गंभीर विषयों पर चर्चा की जा सके। इस बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत सीओ स्वप्निल बानखेड़े, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है सांसद श्री जनार्दन मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। सबसे पहले ये हर घर को नल के माध्यम से पानी देने का जो प्रधानमंत्री जी का 2024 तक का लक्ष्य है, उसे ज़िले में किस तरह से पूरा किया जाए, उसकी कार्य योजना और जो काम शुरू हैं उनके एक समीक्षा थी। और सबसे पहले अभी तो जो रिपेयरिंग वर्क है, जो पहले से योजनाएं बनी थी वो ख़राब हो गई हैं, उनको सुधार करके शुरू करना है। दूसरा कदेला एक क्लस्टर में काम चल रहा है पूरे ज़िले में। इस तरह से अभी गर्मी तक में जो पुरानी संरचनाएं हैं उनको ठीक करके और अभी इसमें देना है। उसके बाद अगला पूरे ज़िले के डीपीआर है, अगले साल तक में उसकी स्वीकृति हो जाएगी, तो इससे पूरे फिर ज़िले के लिए व्यवस्था की जाएगी। आज मुख्य रूप से ये था। बाकी जो ग्रामीण आवास है, शहरों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, उनको जिन लोगों को पैसा मिला वो काम शुरू किया कि नहीं शुरू किया, और सड़कों की स्थिति क्या है, लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर थे उनका पैसा वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों का कंप्लायंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें पूरा जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं उनसे संबंधित समीक्षा बैठक थी। अभी भी कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पे पेट्रोल पंप हैंडपंप अभी भी सूखे पड़े हैं। हाँ, वो उसके बारे में बात हुई है, वो युद्ध स्तर पर वो काम होगा। और ये जो अमृत योजना के तहत ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम है उसके बारे में चर्चा हुई है, और ठेकेदार की बदमाशी की वजह से जो कुछ भी गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से इन्हीं सब बातों पर चर्चा है। पैसा शायद रुका हुआ है केंद्र से। जी, पीएम आवास का भी पैसा रुका हुआ है केंद्र से। नहीं, पीएम आवास का केंद्र से जो पहली लिस्ट सूची में पैसा आना था वो पैसा आया है। वो कई कुछ तीसरी किस्त वालों को मिल रहा है, कुछ दूसरी किस्त वालों को मिल रहा है, कुछ पहली किस्त वालों को जा रहा है। तो इस तरह से जो एक साल तक काम रुका हुआ था वो धीरे धीरे फिर से पटरी पर आ रहा है, और अब उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो शासकीय योजनाओं अंतर्गत बैंकों के द्वारा लोन वितरित किए गए थे, जिसको अभी तक वापस नहीं हुए। बहुत ज़्यादा प्रतिशत है जो अभी वापस नहीं हुआ है, क्या हुआ? नहीं, वो अभी एलडीएम नहीं आए थे, और एलडीएम अगर आते तो वास्तव में कितना पैसा वापस हुआ कितना नहीं हुआ
वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, वो अलग से उनको पत्र लिख करके वो जानकारी मांगी जा रही है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोष्टा में हुआ हृदय विदारक सड़क हादसा। यात्री बस को पीछे से तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, एक महिला की मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से हुए जख्मी। घायलों का संजय गांधी अस्पताल में किया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। हम आपको बता दें कि आज बस क्रमांक MP 17 P0465 एवं ट्रक क्रमांक MP 64 CA 1660 की जोरदार टक्कर नेशनल हाईवे में हो गई। इस सड़क हादसे में जहां एक महिला की मौत हो गई, वहीं बस में 2 साल की बच्ची फंसी हुई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस सड़क दुर्घटना में सबसे पहले लोक सेवा केंद्र मनगांव के मैनेजर अभय द्विवेदी तथा राजस्व निरीक्षक कमलेन सिंह ने गंभीर घायलों को हिम्मत करके बस में फंसे यात्रियों को निकालने का काम किया, जिसके बाद अन्य ग्रामीण जनों ने घायलों को हिम्मत जुटाकर निकालने में सहयोग किया। प्रस्तुत है झलकी सहित DSP BP सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कौन सा लगता है आपको? बड़ बॉय कुछ को बोलिए अपने तो साथ लेके आप। क्या नाम है बच्ची का? जल्दी करो, पकड़े ना, पकड़ लिया हमने। अरे नीचे से उठावा ना गुड़िया का यार। दबाना सूजन का नहीं पहले आगे एक पीछे वो फिर बोल रहे यार। पीछे पकड़ो। चल अरे मुझे घायल होने की जानकारी है कितने ना आज ग्राम कोष्टा में है ट्रक और बस का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है, 2 घायल हैं जिनको SGMH अस्पताल भिजवा दिया गया। बस किस ट्रेवल्स की है, कहाँ से कहाँ जा रही है? एक गौतम ट्रेवल्स की रीवा से हनुमाना जा रही थी। होली के त्योहार को लेकर कलेक्टर ने की अपील। कहा, होलिका दहन में गोबर से बनी पवित्र लकड़ी का करें उपयोग। सांसद ने कहा, होली भाईचारे और रंग गुलाल का त्योहार है, जिसमें नशे से रहें दूर, अपनी संस्कृति को अपनाएं। आपको बता दें कि कोरोना में सुरक्षित होली खेलने की जिला कलेक्टर ने की है अपील। मेरी होली मेरे घर। इस बार होली के त्योहार में गोबर से बनी लकड़ी से होलिका दहन करने की अपील कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा की गई है। पहली बार ये पहल कलेक्टर के द्वारा की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा जिले वासियों से गोबर से बनी पवित्र लकड़ी का उपयोग करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि जिले के नागरिक होलिका दहन में वृक्ष की लकड़ी के स्थान पर गोबर से बनी लकड़ी का अधिक से अधिक उपयोग करें। उन्होंने कहा कि गोबर से बनी लकड़ी के उपयोग से जहां पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है, वहीं दूसरी ओर गौशाला में बेसहारा गोवंश के जीवन निर्वाह में योगदान दिया जा सकता है। परंपरागत रूप से होलिका दहन में गोबर से बने उपले का उपयोग भी किया जाता रहा है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में लक्ष्मण बाग गौशाला तथा बसावन मामा गोवंश अभ्यारण्य में गोबर की लकड़ी उपलब्ध है। गोबर से बनी लकड़ी की कीमत 20 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर रीवा सांसद ने त्योहार को नशे से दूर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि होली का त्योहार भाईचारे का त्योहार है, न कि नशे में झूमने का। नशे के कारण नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नशे से दूर रहकर होली के पवित्र त्योहार को मनाएं। वहीं लक्ष्मण बाग गौशाला के अध्यक्ष श्री प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि लक्ष्मण बाग में नई मशीनों से गोबर की लकड़ियां बनाई जा रही हैं, जिनके उपयोग से पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद मिलती है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। परसों रंग उत्सव, इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्या व्यवस्था? मैं सबसे पहले होली के लिए ना रीवा ज़िले के ना हर नागरिक को ना शुभकामनाएं देता हूं होली के लिए।
बट उसके साथ एक सुरक्षित है ना होली खेलने के ऊपर भी हम लोग का जिला प्रशासन अपील करता है। मेरी होली है ना मेरी घर, मैं ना घर पे होली मनाने के लेकर है ना जिला प्रशासन जोर दे रखा है। आप सबको भी पता है लगातार है ना कोरोना के केसेस है ना बढ़ रही है। 10 to 15 के बीच में ना संख्या में रोज़ है ना केसेस आ रही है। सो कम समय में ना बहुत ज़्यादा केसेस है ना बढ़ने के लिए संभावना है। ऐसे इसके पहले भी है ना जब लास्ट ईयर त्यौहार के समय पे जैसे लोगों ने थोड़ा सा लापरवाही किए हैं या भीड़ इकट्ठे हुए हैं, मतलब में केसेस का संख्या तत्काल नेक्स्ट 15 दिन के अंदर कहते हैं ना बढ़ता है। इसलिए सभी लोगों से हम लोग ना निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि एक बड़ा आयोजन ना करें। चल समारोह तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आपको कोई भी आयोजन करना है तो प्रशासन की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है। और होली के लेकर है ना कोई भी सामाजिक धार्मिक ऐसे आयोजन को है ना अनुमति है ना प्रशासन की ओर से नहीं मिलेगा। अपना पड़ोसी में अपना है ना घर पे है ना रहते हुए ना होली मनाई जाए। सेम कंडीशन है कि मतलब है ना हम लोग है ना उसका सीमित रूप से सांकेतिक रूप से ना त्योहारों को मनाया जाए। हम लोग है ना ये महामारी से ना निपटने के बाद वापस है ना हम नॉर्मल सिचुएशन पे ना त्यौहार मनाने की स्थिति में रहेंगे। बट अभी हमारी त्यौहार मनाने का स्थिति को सीमित रखना पड़ेगा। गो कास्ट जैसे लकड़ी जलाई जाती है, तो इस बार क्या नहीं? इस बार हमारी लक्ष्मण बाग और बसमन मामा 2 गौशाला है, वहाँ हम लोग अतिरिक्त है ना गोकास्ट है ना बनाने के मशीन है ना इंस्टॉल किए हैं। गोकास्ट बनाए जा रखा है। लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग लकड़ी और चीज़ें चलाते हैं, मतलब उसके कारण प्रदूषण भी फैलता है, बट ये आसानी से सस्ती से मिल रही है। सो लोगों से अनुरोध है कि दोनों संस्था से निर्धारित दर से आप लोग है ना प्राप्त कर सकते हैं और बिना प्रदूषण का गोकास्ट है ना यूज़ करते हुए होली मना सकते हैं। मेरा लोगों से एक आग्रह है कि होली प्रेम, भाईचारा और उत्साह का त्यौहार है, न कि नशे में मदमस्त होने का। और हमने ये मान लिया है कि होली का मतलब है नशा करो, मदमस्ती में रहो और उससे अशांति फैलती हो, प्रेम भाईचारे में एक रुकावट पैदा होती। इसलिए मेरा सभी से नागरिकों से अपील है कि नशा किसी भी सूरत में एक बूंद भी नशा होली के समय न करें, जिससे जो शांति, उत्साह, प्रेम और सौहार्द का ये त्यौहार अधिक उल्लास के साथ हम मना सके अपने परिवार के साथ। युवाओं को क्या युवाओं से मेरा केवल इतना निवेदन है कि बचो और अपना जीवन बचाओ, नहीं तो ये एक नशे की गोली पूरे जीवन भर अभिशाप बन करके पूरा जीवन ख़त्म कर देगी। अभी तो नौजवानी में कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर ये नशा दीमक है और ये ख़त्म करके रहेगा। इसलिए अगर अपना जीवन प्यारा है, अपनी ज़िंदगी हम अच्छे से जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो नशे से दूर रहें। इस बार शासन की होली के लिए एक आदेश आया है, लकड़ी से होली न जलाए और कंडे से होली जलाए। इसके बारे में क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, ये कलेक्टर रीवा माननीय श्री इलैया राजा टी का एक निर्देश प्राप्त हुआ है और यह एक बहुत जनहितकारी आदेश होगा यदि हम सब इसका परिपालन करें। उन्होंने वृक्ष की जो लकड़ी है उसका उपयोग ना करते गाय के गोबर से बने हुए गोकाष्ठ से होलिका दहन करने की बात कही है। यह एक बहुत बड़ा दूरगामी सकारात्मक कदम होगा। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो लकड़ी जो वृक्षों से होती है, जब हम लकड़ी का उपयोग न करके गौकाष्ठ का उपयोग करेंगे तो लकड़ी का उपयोग नहीं करने से वृक्ष बचेंगे। वृक्षों के बचने से हमारे पर्यावरण में सुधार होगा, प्राणवायु का संचार होगा, अधिक से अधिक मात्रा में पर्यावरण ठीक होगा, जिससे प्राणी मात्र के कल्याण। न्यायालय से चकमा देकर भागा आरोपी। न्यायालय के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया मामला। चेक बाउंस के मामले में हुआ था सरेंडर। हम आपको बता दें कि चेक बाउंस के मामले में न्यायालय में सरेंडर होने वाले आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर वह चकमा देकर लापता हो गया। काफी तलाश के बाद जब वह नहीं मिला तो न्यायालय ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। ऋचा सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में लंबित परिवाद 1846/20
2013 आलोक शर्मा बनाम लालमणि पांडे के मामले में आरोपी लालमणि पांडे निवासी भोलगढ़ थाना चोरहट्टा के खिलाफ चेक बाउंस के मामले में आरोपी सरेंडर हुआ था। शुक्रवार को आरोपी अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन किया, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आदेश जारी होने से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत धारा 437 के सहपठित धारा 70(2) के निराकरण के दौरान आरोपी अभिरक्षा से फरार हो गया। न्यायालय में वह काफी देर तक उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए सिविल लाइन थाने को पत्र लिखा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 224 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब उसकी तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है अधिवक्ता शेरा सिंह एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जेएमएफसी ऋचा सिंह के यहाँ से एक केस दर्ज है अशोक शर्मा वर्सेज लालमणि पांडे। वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मतलब चेक बाउंस का मुकदमा है, जिसमें अशोक शर्मा ने लालमणि पांडे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था वर्ष 2013 में, जिसका प्रकरण क्रमांक 1846/13 है। उस प्रकरण में 2 बार पहले जमानत करा चुके थे लालमणि पांडे जी, उसके बाद 2 बार वो जमानत के पश्चात फरार हो गए थे। कल जो है उन्होंने ऋचा सिंह के यहाँ सरेंडर किया हुआ था और सरेंडर के बाद जब माननीय न्यायालय ने उनका ऑब्जेक्शन के बाद बेल रिजेक्ट कर दिया तो वो उस कोर्ट से फरार हो गए। हाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने वहाँ के रीडर, अपने कोर्ट के रीडर प्रदीप सिंह के द्वारा एक एप्लीकेशन आदेश के द्वारा एक एप्लीकेशन भिजवाया है सिविल लाइन थाने को, जिसमें धारा 224 का मुकदमा लालमणि पांडे के विरुद्ध दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में उनका गांव आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2013 से ये प्रकरण चल रहा है और वर्ष 2013 से चल रहा है, जिसमें से चेक बाउंस के मामले में ये 6 महीने में मुकदमा ख़त्म होने का डायरेक्शन रहता है, लेकिन अपने प्रभाव के कारण वो लंबे समय तक पहले भी हाजिर नहीं रहे। पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं विधानसभा के और जनपद के भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं सर, और विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और अपने प्रभाव के कारण इस मामले को 7 साल से अधिक तक उन्होंने खींचा हुआ है ज़बरदस्ती। और जब भी गवाही के लिए केस आता है वो जानबूझकर फरार हो जाते हैं। इस बार न्यायालय ने उनकी आचरण को माना कि आचरण संदिग्ध है तो उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो बेल रिजेक्ट होते ही वो न्यायालय के कस्टडी में जब आ गए और कस्टडी में आने के बाद वो फरार हो गए। लालमणि पांडे निवासी भोलगढ़ के खिलाफ माननीय न्यायालय से धारा 138 का वारंट जारी था, जिसमें उसके द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पण किया गया था। बेल के लिए प्रयास किया उसने, जब उसकी बेल नहीं हुई, गिरफ्तारी वारंट बनने का पता चला कि उसको जेल जाना है, तो न्यायालय से फरार हो गया है। माननीय न्यायालय से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 224 ताजीरात हिंद का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। चेक बाउंस का मामला था, 138 चेक बाउंस में ही लगता है। स्कूल एनर्जी क्लब योजना अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के मुखातिथ्य में ऊर्जा संरक्षण एवं प्रबंधन के माध्यम से चयनित शासकीय विद्यालयों में गठित एनर्जी क्लब के तहत ऊर्जा दक्षता उपकरण वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान रीवा सांसद एवं कलेक्टर द्वारा शहरी एवं ग्रामीण विद्यालय के प्राचार्यों को LED बल्ब, फैन एवं ट्यूबलाइट का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही जिले में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा छोड़ो जिंदगी से नाता जोड़ो इस थीम पर शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल, मार्तन क्रमांक 1 के प्राचार्य GP उपाध्याय सहित अन्य प्राचार्य एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ लेती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के नशा या उपयोग नहीं करूँगी। अवगत हूँ कि नशीले पदार्थों की आदत के कारण वर्तमान में समाज का वातावरण विकृत एवं दूषित हो रहा है। इसलिए मैं प्रण करती हूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर एकजुट होकर नशे एवं नशीले पदार्थों के
खिलाफ आम व्यक्तियों को जागरूक करूंगी। मतलब आप ना इन्वायरमेंट को स्पेशली इस प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, मतलब कहाँ कौन सी एनर्जी को बार बार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को, ये सारे रिन्यूएबल है, मतलब बार बार हम लोग कर सकते हैं, डिप्लीट नहीं होगा। बट कोल बेस्ड जैसे थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जब तक कोल मिल रहा है तब तक है, कोल का पैसा बढ़ेगा तो एनर्जी का कास्ट है ना बढ़ने लगेगा। सो कहीं ना कहीं हमको धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सिग्निफिकेंट लेवल पे शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली हम एक एनर्जी सफिशिएंट, सबको पता है एनर्जी कितने इंपॉर्टेंट है। 20 साल 25 साल पहले ना क्या सिचुएशन था, 30 साल पहले सिचुएशन क्या था, 50 ईयर्स बिफोर। सो एनर्जी आज कितने भी साधन हम लोग उपयोग कर रहे हैं, सारे ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसको एनर्जी तो ज़रूरी है ही है। सो वहाँ हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में जाना, नॉलेज होना, एनर्जी क्लब को ना फंक्शनल कराना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड का केसेस चल रही है, जैसे कोविड हो जाएगा तो फिर उसके बारे में हम स्टडी करना, एक है ना नॉलेज है ना जनरेट करना। आई एम श्योर मतलब बच्चे को मन में ना कुछ चीज़ें डाला जाता है तो फिर जब वो बड़े होंगे डेफिनेटली एक पर्यावरण का है ना ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ काम करेंगे। वही हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। आने वाला भविष्य, आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसमें वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एक नष्ट करते जाते हैं हम एनर्जी, हमारी लग्जरी लाइफ, सारे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहा है। सो कुछ बचाने का तो रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको नेक्स्ट जनरेशन को भी है ना तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज सबको बधाई है, आप लोगों को स्कूल में मिल रही है। उतना ही उत्तेज से एनर्जी क्लब की है ना कितने भी गतिविधियाँ है ना मतलब दिया गया है, उसको आप लोग है ना अक्षरता पालन करें, राइट। हमने कि भाई सब लोग बाण सागर में भी सोलर पावर प्लांट, ये गौतम जी को मालूम है, इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो ये तो अपना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि हम आप लोग यहाँ प्रिंसिपल लोग हैं इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है कि ये आज केवल रीवा जिले का चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है। अमेरिका कहता है कि नहीं हम तो अपने कारखाने बंद नहीं करेंगे, हम तो अपने बिजली घर नहीं बंद करेंगे, तुम बंद करो। तो हमारे ऊपर जो दबाव आ रहा है उस दबाव को इन महाशक्तियों से हम कैसे लड़ें और हिंदुस्तान की ताकत कैसे दुनिया के सामने खड़ी कि नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए जितना प्रयास हम कर रहे हैं उतना तुम नहीं कर रहे हो, उतना कोई दुनिया का देश नहीं कर रहा है। उसके लिए एक एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, कोई अकेले एक सरकार के बस की चीज़ नहीं है ये। अगर पारित होगा कि धान का रकबा घटाओ तब क्या करेंगे, मजबूरी है, घटाना पड़ेगा। अगर आपको दुनिया के साथ रहना है तो घटाना पड़ेगा। तो धान का रकबा न घटे इसके लिए जरूरी है कि सोलर पावर का काम चले, एलईडी बल्ब जले। अभी एलईडी बल्ब 20,000 करोड़ रुपए पिछले साल, ये कोरोना के पहले वाले जो साल में 20,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ केंद्र सरकार को, अकेले केंद्र सरकार एलईडी बल्ब के माध्यम से। बाकी तो और नीचे जाकर के आप इंडिविजुअल आपको फायदा हुआ कितना नहीं हुआ। अकेले सरकारों, केंद्र सरकार नहीं, सरकारों को फायदा हुआ 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का अकेले सरकारों का इन्वेस्टमेंट कम हुआ। तो आपकी गाड़ी जब चलने लगेगी, कार चलने लगेगी सोलर पावर से, आपकी मोटरसाइकिल सोलर से चलेगी, आपकी घड़ी सोलर से चलेगी। वो दिन अगर हम इसका जागरूकता से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमको न तेल की जरूरत पड़ेगी न कोयले की जरूरत पड़ेगी। रेल, हवाई जहाज से लेकर के और हमारी घड़ी तक, साइकिल तक, सब ये सूरज की रोशनी से बिजली फायदा प्राप्त करके और चलेंगे। इस ओर अगर हमने प्रयास करना शुरू कर दिया, उसको कौन सिखाएगा, कौन? बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बच्चों का दिमाग बनाना पड़ेगा कि नहीं हमारी साइकिल ग्रीस से नहीं सोलर से चलेगी, जैसा अभी बता रहे थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।